नमस्कार दोस्तों। आज की मेरी कहानी है हमसफ़र। राहुल सुबह समय पर उठा नहीं तो काजल को चिंता हुई। उसने राहुल को उठाते हुए उसके माथे पर हाथ रखा। माथा तप रहा था। काजल घबरा उठी। राहुल को तेज़ बुखार था। 2 दिन से वह खांस भी रहा था। काजल ने कल इसी वजह से उसे ऑफिस जाने से मना कर दिया था, मगर आज तेज़ बुखार भी था। उसने जल्दी से राहुल को दवा खिलाकर माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखी। काजल और राहुल की शादी को अभी 1 साल ही हुआ था। पिछले साल तक सास ससुर साथ में रहते थे, मगर कोरोना में काजल की जेठानी की मौत हो गई तो सास ससुर बड़े बेटे के पास रहने चले गए। उसके बाद कोरोना का प्रकोप बढ़ता ही गया। पिछले कुछ समय से टीवी चैनल पर दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना से जूझने वालों की हालत देखकर वह परेशान भी थी। कहीं वेंटिलेटर नहीं तो कहीं ऑक्सीजन नहीं। मरीजों को अस्पतालों में बेड तक नहीं मिल रहा था। ऐसे में अब उनका क्या होगा, यह सोचकर वह कांप उठी। जल्दी से उसने माँ को फ़ोन लगाया। माँ, राहुल को सुबह से बहुत तेज़ बुखार है, क्या करूँ? बेटा, यह समय ही बुरा चल रहा है। सूरज भी कोरोना पॉजिटिव है, वरना उसे भेज देती। हम खुद उसकी देखभाल में लगे हुए हैं। तू ऐसा कर, जल्दी से डॉक्टर को बुला और दवाई शुरू कर। हाँ माँ, वह तो करना ही होगा। मेरी सास की भी तबीयत सही नहीं चल रही है, वरना जेठ जी को ही बुला लेती। घबरा नहीं बेटी, धैर्य से काम ले, सब ठीक हो जाएगा। माँ ने समझाने का प्रयास किया। काजल ने पति का कोरोना टेस्ट कराया। तब तक फैमिली डॉक्टर से पूछकर दवाइयाँ भी देती रही। इस बीच राहुल की हालत ज़्यादा खराब होने लगी तो वह उसे लेकर अस्पताल भागी। 2 अस्पतालों से निराश लौटने के बाद तीसरे में मुश्किल से बेड का इंतजाम हो सका। सास ससुर और जेठ भी दूसरे शहर में थे, सो मदद के लिए आ नहीं सके। वैसे भी दिल्ली में लॉकडाउन लगा हुआ था। रिश्तेदार चाहकर भी उसकी मदद करने नहीं आ सकते थे। आस पड़ोस वालों ने कोरोना के डर से दरवाजे बंद कर लिए। तब काजल ने अपने दोस्तों को फ़ोन लगाया, पर सबने बहाने बना दिए। अकेली काजल पति की सेवा में लग गई। दवाइयों की पर्ची लेकर भागती तो कभी खाना लेकर, कभी डॉक्टर से गिड़गिड़ाती तो कभी थक हार कर बैठ जाती। उसे कोरोना वार्ड में जाने की इजाज़त नहीं थी। बाहर रिसेप्शन पर ही बैठकर पति को ठीक होने की कामना करती रहती। उस पर पति की तबीयत अच्छी होने के बजाय बिगड़ती जा रही थी। उस दिन भी डॉक्टर ने पर्ची में कई दवाइयाँ जोड़कर लिखी। वह दवाई लेने गई, मगर जो सबसे ज़रूरी दवा थी वही नहीं मिली। अस्पताल में उसका स्टॉक ख़त्म हो चुका था। अब वह क्या करेगी? बदहवासी वह अस्पताल में बेंच पर बैठ गई। बगल में ही परेशान सा एक युवक भी बैठा हुआ था। काजल ने उसकी तरफ मुखातिब होकर पूछा, आप बता सकते हैं यह दवा मुझे कहाँ मिलेगी? मैं खुद ये दवा ढूंढ रहा हूँ, आसपास तो मिली नहीं। मेरे दोस्त ने बताया है कि गाजियाबाद में उसकी शॉप है, उसने कुछ दवाइयाँ स्टॉक करके रखी हैं, सो वह मुझे दे देगा। अभी जाने की ही सोच रहा था। पर्ची लाइए, मैं अपने साथ आपके लिए भी दवा ले आता हूँ। बहुत मेहरबानी होगी। सुबह से इसके लिए परेशान हो रही थी। पसीना पोंछते हुए काजल ने कृतज्ञ स्वर में कहा, मेहरबानी की कोई बात नहीं, इंसान ही इंसान के काम आता है।
बस इतना शुक्र मनाइए कि दवा वहाँ मिल जाए, कहकर वह वहाँ से चला गया। करीब 2-3 घंटे बाद लौटा तो उसके चेहरे पर खुशी थी। यह लीजिए, बड़ी मुश्किल से मिली मगर मिल गई, यह बहुत है। बहुत बहुत शुक्रिया। कितने की है? काजल का चेहरा भी खिल उठा था। अरे नहीं, पैसे की ज़रूरत नहीं, आप पहले यह दवा खिलाइए मरीज को। उस दिन के बाद से दोनों में बातचीत होने लगी। वह अपने भाई की देखभाल में लगा था और काजल पति के लिए दौड़ भाग कर रही थी। दोनों का दर्द एक सा ही था। काजल जब भी व्यथित होती तो उसके कंधे पर सर रखकर रो लेती। कोई चीज़ लानी होती तो रोहन लेकर आता, काजल को घर छोड़कर आता। एक दिन राहुल का ऑक्सीजन लेवल काफ़ी घट गया। अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं था। तब रोहन ने यह जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। पूरे दिन कड़ी धूप और गर्मी में लाइन में लगकर आखिर वह ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर ही लौटा था। उस दिन काजल ने पूछा था, आप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, इतना ख्याल रखते हैं, मगर क्यों? मैं तो आपकी कुछ भी नहीं लगती। फिर बताओ ना, ऐसा क्यों कर रहे हो? पहली बात, हर क्यों का जवाब नहीं होता। और दूसरी बात, हम दोनों हमसफ़र नहीं हैं तो क्या हुआ? हमदर्द तो है ना। आपके दर्द को मैं बहुत अच्छे से महसूस कर सकता हूँ। आपकी तकलीफ़ देखकर मुझे दुख होता है। बस किसी भी तरह आपकी मदद करना चाहता हूँ। एक अनकहा सा मगर मजबूत साथ महसूस कर वह गमों के बीच भी मुस्कुरा उठी थी। धीरे धीरे राहुल की तबीयत और भी बिगड़ गई और उसको वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। अस्पताल में वेंटिलेटर्स की भी कमी थी। कई वेंटिलेटर्स खराब हो गए। बदहवास सी काजल ने रोहन को फ़ोन लगाया तो पता चला कि उसके भाई को भी कहीं और शिफ्ट करने की नौबत आ गई है। आप चिंता न करो काजल जी, मैं अपने भाई को जिस अस्पताल में लेकर जा रहा हूँ, आपके पति को भी वहीं लेकर चलता हूँ। वहाँ वेंटिलेटर की सुविधा है और डॉक्टर्स भी अच्छे हैं। रोहन ने उसे ढांढस बंधाया और फिर जल्दी ही शिफ्टिंग की सारी व्यवस्था कर दी। शाम में सब निमट गया तो रोहन का हाथ पकड़कर रुंधे गले से काजल इतना ही कह सकी, आप नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। मैं नहीं होता तो कोई और होता। अच्छे लोगों की मदद के लिए कोई न कोई आ ही जाता है। रोहन ने कहा, ऐसा नहीं है रोहन जी, मैंने अपने दोस्तों, पड़ोसियों और परिचितों सबको देख लिया। इस कठिन समय में कोई भी मेरे साथ खड़ा नहीं। केवल आप हैं जिसने मेरा साथ दिया है, जिसे 4-6 दिन पहले तक मैं जानती भी नहीं थी। आज लगता है आप नहीं होते तो मुझे घबराहट होने लगती है। उसकी बात सुनकर रोहन ने एक अलग ही नज़र से काजल की तरफ देखा और फिर मुस्कुराकर चला गया। काजल के दिल में अजीब सी बेचैनी होने लगी। वह सोचने लगी कि रोहन का साथ इस परेशानी के समय में भी कितना सुकून दे जाता है। अस्पताल में मरीजों के रिश्तेदारों की भागदौड़ और परेशानियों के बीच भी
चंद लम्हे वह केवल रोहन के बारे में ही सोचती रह गई। इसी तरह 2-3 दिन और गुजरे। राहुल की हालत काफ़ी गंभीर थी। फिर एक दिन सुबह सुबह काजल को सूचना मिली कि उसके पति की मृत्यु हो गई। एक पल में काजल को लगा जैसे वह अधूरी रह गई। उसका सब कुछ छिन गया है। रोहन ने जितना हो सका उसे धैर्य बंधाया। कोरोना की वजह से वह पति के शव को घर भी नहीं ला सकती थी। लॉकडाउन लगा हुआ था। घर वालों का आना भी कठिन था। ऐसे में उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि पति को अंतिम विदाई कैसे दे। इस वक्त में भी रोहन ही उसके काम आया। मुश्किल की इस घड़ी में सबसे पहले उसने काजल को शांत कराया। फिर उसके पति को शमशान तक ले जाने का सही से इंतजाम कराया। काजल के साथ वह शमशान तक गया। फिर काजल को उसके घर छोड़ने आया। काजल लगातार रो रही थी। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। रोहन समझ रहा था कि उसकी तबीयत खराब है। वह अकेली है, सो अपने खाने पीने को लेकर लापरवाह रहेगी तो और तबीयत खराब होगी। तब रोहन ने हाथ पैर धोकर और कपड़े बदलकर उसकी रसोई में प्रवेश किया और सबसे पहले चाय बनाई। काजल के साथ खुद भी बैठकर उसने चाय पी। फिर काजल को नहाने भेजकर खुद दाल चावल बनाने लगा। काजल को खाना खिलाकर उसके लिए सब्जी, फल, दूध आदि का इंतजाम कर और सांत्वना देकर वह वापस लौट गया। 2-3 दिनों बाद जब काजल थोड़ी सामान्य हुई और पति की मौत के सदमे से उबरी तो उसे रोहन की याद आई। रोहन उसके लिए अपनों से बढ़कर बन चुका था, मगर उसे पता नहीं था कि वह कहाँ रहता है, क्या जॉब करता है। बस एक फ़ोन नंबर था। उसने फ़ोन मिलाया तो नंबर बंद आ रहा था। काजल घबरा उठी। वह रोहन से संपर्क करना चाहती थी, मगर ऐसा हो ना सका। 2-3 घंटे वह लगातार फ़ोन ट्राई करती रही, मगर फ़ोन बंद ही आ रहा था। अब उससे रहा नहीं गया। कुछ सोचकर वह उसी अस्पताल में पहुंची जहां उसके पति और रोहन का भाई एडमिट थे। वह रिसेप्शन एरिया में घूम घूम कर रोहन को खोजने लगी, क्योंकि अक्सर दोनों वहीं बैठा होते थे। फिर वह उसे खोजती हुई कैंटीन में भी गई। हर तरफ चक्कर लगा लिया, मगर रोहन कहीं नजर ही नहीं आ रहा था। थक हार कर वह वापस रिसेप्शन में आकर बैठ गई और सोचने लगी अब क्या करें। तभी उसे वहाँ नर्स नजर आई, जिससे काजल की जान पहचान हो गई थी। काजल के पति की देखभाल वही नर्स करती थी। काजल दौड़कर नर्स के पास गई। दुखी स्वर में नर्स ने कहा, सॉरी बेबी, तुम्हारे पति को हम बचा नहीं पाए। जो लिखा था वह हो गया, पर यह बताओ अम्मा, आपको रोहन याद है, जो अक्सर मेरे साथ होता था? उसके भाई का इलाज चल रहा था। हाँ बेबी, उसके भाई की भी तो मृत्यु हो गई। वह खुद भी एडमिट है, उसे भी कोरोना है
और जानती हो बेबी, वह तेरे पति वाले बेड पर ही है, बेड नंबर 125। सच अम्मा? आप उसे पहचानती हो ना? हाँ बेबी, पहचानती हूँ। तेरी बहुत हेल्प करता था, पर अब उसकी हेल्प करने वाला कोई नहीं, अकेला है वह। मैं हूं ना अम्मा, अब उसके लिए किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे बताना, मैं उसके अटेंडेंट के रूप में अपना नाम लिखवा देती हूँ, ठीक है? बेबी, मैं बताती हूँ तुझे। इसके बाद काजल पूरे मन से रोहन की सेवा में लग गई। उसके लिए घर का खाना, फल, दवाएं वगैरह लेकर आना, उसकी हर जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना, डॉक्टरों से उसकी तबीयत की हर वक्त जानकारी लेते रहना, जैसे काम वह पूरे उत्साह से कर रही थी। इस बीच रोहन की हालत बिगड़ी और उसे आईसीयू ले जाने की ज़रूरत पड़ गई। इसके लिए अस्पताल के क्लर्क ने उसके आगे एक फॉर्म बढ़ाया। उसमें मरीज के साथ क्या संबंध है यह लिखकर हस्ताक्षर करना था। काजल कुछ पल के लिए सोचती रही कि वह क्या लिखे। फिर उसने उस खाली जगह पर पत्नी लिखकर साइन कर दिया। क्लर्क को कागज थमाकर वह खुद में ही मुस्कुरा उठी। 2-3 दिन आईसीयू में रहकर रोहन की हालत में सुधार शुरू हुआ और उसे कोविड वार्ड से वापस शिफ्ट कर दिया गया। 7 से 8 दिनों तक लगातार सुधार होने और रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उसे डिस्चार्ज भी कर दिया गया। इतने दिनों तक काजल ने अपना खाना पीना और नींद भूलकर दिन रात रोहन की सेवा की थी। डिस्चार्ज वाले दिन वह बहुत खुश थी। उसने सीधा अपने घर के लिए कैब बुक किया और रोहन को अपने घर ले गई। रोहन ने टोका तो काजल ने थोड़े शरारती अंदाज में जवाब दिया, मैंने फॉर्म में एक जगह यह लिखकर साइन किया है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और इसलिए अब मेरा और तुम्हारा घर अलग अलग नहीं बल्कि एक ही होगा। मगर काजल, लोग क्या कहेंगे? लोगों का क्या है रोहन? जब मुझे ज़रूरत थी तो क्या लोग मेरी मदद के लिए आए थे? नहीं ना, उस वक्त तुमने मेरा साथ दिया। अब मेरी बारी है। इसमें गलत क्या है? तुम थोड़े ठीक हो जाओ, फिर सोचेंगे कि क्या करना है। काजल ने अपना फैसला सुना दिया। करीब 10 दिन काजल ने जी भरकर रोहन का ख्याल रखा। हर तरफ से काजल उसकी सेहत पहले की तरह बनाने और खुश रखने का प्रयास करती रही। काजल एक संयुक्त परिवार से संबंध रखती थी। ससुराल में धन संपत्ति की कमी नहीं थी। यह घर भी पति के बाद उसके नाम हो चुका था। बस एक हमसफर की कमी थी जिसे रोहन पूरा कर सकता था। उस दिन शाम में काजल ने रोहन के हाथों को थामकर कहा, जो बात मैंने अनजाने ही उस फॉर्म में लिखा, क्या हम उसे हकीकत का रूप दे सकते हैं? क्या मैं तुम्हें
अपने हमदर्द के साथ साथ एक हमसफ़र के रूप में भी स्वीकार हूँ। मुझे लगता है काजल कि अब यह बात करना फिजूल है। मतलब यह है कि तुम ऑलरेडी मेरी हमदर्द और हमसफ़र बन चुकी हो। हम हमेशा साथ रहेंगे। तुमसे बढ़कर कोई और मेरा ख्याल नहीं रख सकता। यह कहकर रोहन ने काजल को गले से लगा लिया। है ना दोस्तों, ये कितनी प्यारी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, आपके दिल को छू गई हो, तो इस कहानी को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।